हाय डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे बेटा हीट के लेक्चर 4 की। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोग ये बताए थे कि हमें 3 मेथड होते हैं हीट के ट्रांसफर के। द फर्स्ट वन इज द रेडिएशन, सेकेंड वन इज द कन्वेक्शन एंड द थर्ड वन इज द कंडक्शन। तो ये 3 था जिसमें हम लोगों ने कंडक्शन और कन्वेक्शन के बारे में पढ़ा था, और आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा रेडिएशन के बारे में कि हीट रेडिएशन के प्रोसेस में किस तरीके से ट्रांसफर होती है और ये रेडिएशन का प्रोसेस होता क्या है, इसको समझेंगे। हम लोगों ने देखा था कि कंडक्शन में विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होता है, कन्वेक्शन में पार्टिकल्स मूव करते हैं। अब बात करेंगे बेटा रेडिएशंस की, ठीक है। इसके रेडिएशंस की बात करेंगे और कुछ हमारे डेली लाइफ के जो बेसिक एप्लीकेशंस होते हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ द रेडिएशन होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा रेडिएशन से। तो पहले मैं आपको एकदम सिंपली समझा देता हूँ। रेडिएशन देखिए हीट के ट्रांसफर का एक ऐसा मोड होता है जिसमें पार्टिकल्स मोशन नहीं करते हैं। यहाँ पर जो हीट का सोर्स होता है, जो हीट एनर्जी का सोर्स होता है, वहां से पार्टिकल निकल के आते हैं। यानी कि जो हीट एनर्जी का सोर्स होता है, ऐसा माना जाता है कि वो अपनी वेव्स या पार्टिकल्स क्या करते हैं, इमिट करते हैं, और उनके थ्रू आपको हीट फील होती है, ठीक है। तो रेडिएशन में मीडियम पार्टिकल्स वर्क नहीं करते, मीडियम पार्टिकल्स की कोई जरूरत नहीं होती है, यानी कि ये वैक्यूम में भी हो सकता है। अगर मीडियम पार्टिकल्स की कोई जरूरत नहीं है तो ये वैक्यूम में भी होता है, ठीक है। तो आइए बेटा हम लोग देखते हैं रेडिएशन को, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे रेडिएशन की, तो देखिएगा यहाँ लिखा है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्या रहा बेटा, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट। अब देखिए स्टेटमेंट में पहली लाइन में बोला है डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी हैविंग नो कांटेक्ट बिटवीन देम। यानी कि एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा यहाँ पर, एंड द विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। यानी कि एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा, दोनों काफी डिस्टेंस पर होंगे, और उनके बीच में जो मटेरियल मीडियम होगा, जो पार्टिकल्स होंगे, उनकी भी कोई हेल्प नहीं ली जाएगी। यानी कि हीट डायरेक्टली हॉट बॉडी से डायरेक्टली कोल्ड बॉडी तक जाएगा। यानी कि जो हॉट बॉडी होगी वो अपने पार्टिकल्स, यानी कि जो वेव्स या पार्टिकल्स जो अपने इमिट करती है, ऐसा हम लोग मानते हैं, तो वो डायरेक्टली कोल्ड बॉडी तक ट्रांसफर करती है और इसके थ्रू रेडिएशन होता है। ये प्रोसेस बोलते हैं रेडिएशन, ठीक है। कह रहा है द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी having no contact between them and without the help of any medium is called radiation। अब देखिए इस रेडिएशन चूंकि हीट ट्रांसफर करता है तो ये थर्मल रेडिएशन भी हो जाता है। आगे कह रहा है द थर्मल रेडिएशन इज कॉल्ड इंफ्रारेड रेडिएशन। इस थर्मल रेडिएशन को बेटा हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशन। आगे कह रहा है द हीट ट्रांसफर बाय द रेडिएशन इज कॉल्ड रेडिएंट हीट। अब देखिए यहां एक टर्म आ गया दैट इज कॉल्ड रेडिएंट हीट। व्हाट इज रेडिएंट हीट? तो यहां पे क्लियरिफाई कर रहा है एकदम व्हाट इज रेडिएंट हीट। जब रेडिएशन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है, द हीट ट्रांसफर्ड बाय द रेडिएशन इज कॉल्ड रेडिएंट हीट। ओके बेटा, द हीट ट्रांसफर्ड बाय द रेडिएशन इज कॉल्ड रेडिएंट हीट। नेक्स्ट द एब्जॉर्प्शन, यानी कि उसको गेट करना। एब्जॉर्प्शन, कोई बॉडी किस तरह गेट करती है, उसको एब्जॉर्ब करती है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएट हीट बाय अ बॉडी कॉजेज एन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। तो यानी कि जब हीट ट्रांसफर हो रही है रेडिएशन की, और कौन सी बॉडी उसको कितना गेट करती है, उस पर डिपेंड करता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना राइज करेगा। तो मान लीजिए अगर कोई बॉडी रेडिएंट हीट यानी कि रेडिएशन की हीट को एब्जॉर्ब कर रही है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा राइज होगा, कोई कम एब्जॉर्ब कर रही है तो उसका टेम्परेचर कम राइज होगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि रेडिएंट हीट जब बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब होती है तो वो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। आगे कह रहा है बेटा, देखिएगा आगे कह रहा है the quantity of heat absorbed by a body depends on its distance from the source of heat। अब ये डिस्टेंस से कैसे डिपेंड है? तो मान लीजिए कि हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी के बीच में ज्यादा डिस्टेंस है, तो हॉट बॉडी की हीट एनर्जी को एक ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। एक ज्यादा डिस्टेंस कवर करने की वजह से हॉट एनर्जी, जो हीट एनर्जी होगी,
वो धीरे धीरे ट्रांसमिट होते होते थोड़ी कम हो जाएगी और कोल्ड बॉडी तक थोड़ी सी कम हीट एनर्जी पहुंचेगी। तो इसका मतलब अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो रेडिएंट हीट यानी कि बॉडी को हीट कम फील होगी, लेकिन अगर डिस्टेंस काफी क्लोज है, कम है, तो उसे ज्यादा हीट फील होगी। ठीक है बेटा, तो वही कह रहा था, क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो आप कम हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, डिस्टेंस कम है तो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। साथ ही साथ डिस्टेंस के साथ साथ ये कलर पर भी डिपेंड करती है, हीट एब्जॉर्प्शन कलर पर भी डिपेंड करता है। कैसे? कह रहा है ब्लैक बॉडीज आर बेटर हीट एब्जॉर्बर देन द व्हाइट बॉडीज। ब्लैक बॉडीज आर बेटर हीट रेडिएटर देन द व्हाइट बॉडीज। यहां दो चीजों का स्टेटमेंट लिखा है कि पहला कह रहा है कि ब्लैक बॉडी एक अच्छी हीट एब्जॉर्बर होती है और दूसरा कह रहा है कि ब्लैक बॉडी एक अच्छी हीट रेडिएटर होती है। इन दोनों का मतलब समझते हैं बेटा। जैसे आपको पता है कि लाइट रेज जो होती हैं, अगर लाइट है तो हीट भी होगी, तो अगर लाइट रेज आती हैं तो लाइट रे व्हाइट सरफेस से ज्यादा रिफ्लेक्ट होती हैं और ब्लैक सरफेस से ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो अगर ब्लैक सरफेस से रिफ्लेक्शन नहीं होता है यानी कि वो लाइट रे को एब्जॉर्ब करता है, तो लाइट रे हीट एनर्जी ही देती हैं। तो इसका मतलब ब्लैक बॉडीज जो होती हैं वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं। क्या करती हैं? मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब करती हैं ब्लैक बॉडीज कंपैरिजन टू द व्हाइट बॉडीज। तो व्हाइट बॉडीज हीट को कम एब्जॉर्ब करती हैं और ब्लैक बॉडीज हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो उतना ज्यादा रेडिएट भी करेगा। इसीलिए कह रहा है कि ब्लैक बॉडीज जो होती हैं वो व्हाइट बॉडी से ज्यादा अच्छी रेडिएटर भी होती हैं। क्यों? क्योंकि ये अच्छी एब्जॉर्बर हैं, इसलिए अच्छे रेडिएटर भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि व्हाइट बॉडीज मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। ये हीट के अच्छे एब्जॉर्बर या हीट के बुरे एब्जॉर्बर क्यों होते हैं? ब्लैक बॉडीज लाइट को ज्यादा गेट करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, इसलिए इनकी हीट एनर्जी बनती है। ये ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं हीट एनर्जी को, ये जल्दी हीट होती हैं। व्हाइट बॉडीज मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, इसलिए ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। ठीक है, कंपैरिजन टू द ब्लैक लाइट। और इसी वजह से जो जितनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा वो उतना अच्छा रेडिएटर भी होता है। इसीलिए ब्लैक बॉडीज व्हाइट की कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे रेडिएटर्स होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं केवल रेडिएशन के प्रोसेस की, तो रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें विदाउट द मीडियम, किसी हेल्प नहीं लेनी है मीडियम की। ठीक है, किसी भी मीडियम की हेल्प के बिना हीट एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसमिट होती है। अगर मैं इसका डेली का एग्जांपल दूं, जैसे सन की बात कर लेते हैं बेटा। सन हमसे काफी डिस्टेंस पर है, तो सन से जो हीट आती है, जैसे मान लीजिए यहां पर सन, ये है सन और ये है हमारा अर्थ, अब ये है हमारा एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के अराउंड यहाँ पे पार्टिकल्स है, लेकिन ये पूरा स्पेस वैक्यूम का है। ये कैसा स्पेस है बेटा? वैक्यूम का स्पेस है। वैक्यूम का स्पेस मतलब यहाँ पे कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं है, लेकिन फिर भी सन की हीट यहाँ तक आती है। कैसे आती है? क्योंकि सन यहाँ से अपने पार्टिकल्स या अपनी लाइट रेस के थ्रू, ठीक है, यहाँ तक हीट को ट्रांसमिट करता है। और यहाँ से सन से यहाँ तक हीट आना कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है? रेडिएशन के थ्रू होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं होता, इसे बोलते हैं वैक्यूम। ठीक है, और यहाँ पर मटेरियल मीडियम थोड़ा बहुत होता है। तो यहाँ से यहाँ तक लाइट रे अगर आ रही है तो इसका मतलब हीट भी आ रही है। तो हीट आने का मतलब यहाँ पर रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू हीट आ रही है। कौन से प्रोसेस के थ्रू बेटा? रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू सन से अर्थ तक हीट आती है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है। अब जैसे मान लीजिए आप कहीं पर फायर है, कहीं पर फायर है, अब आप फायर से कुछ डिस्टेंस पर है, क्या आपको उस फायर की हीट फील होती है? ऑब्वियस है, होती है। वो फायर की हीट कैसे फील होती है? वो फायर की हीट फील होती है आपको रेडिएशन के थ्रू। वहां पर फायर जो सोर्स ऑफ हीट है वो रेडिएशन करके आप तक हीट ट्रांसफर करता है और आपको हीट फील होती है। ओके बेटा, इस तरीके से ट्रांसफर होता है हीट का। तो हीट के तीन तरीके के ट्रांसफर होते हैं। पहला कंडक्शन, सेकंड वन इज कन्वेक्शन एंड द थर्ड वन इज बेटा रेडिएशन। तीनों अलग अलग प्रोसेस है। तो अगर मैं इसको शॉर्ट तरीके से समझूं तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी समझाता हूं, सीधे सीधे समझिए। कि मान लीजिए एक क्लास है, मैं आपको एकदम शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए एक क्लास है, उस क्लास में कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों को चॉकलेट बांटनी है। तो वहां पर चॉकलेट बांटने के तीन वे होंगे। पहला होगा कंडक्शन। कंडक्शन के थ्रू चॉकलेट कैसे बांटेंगे बेटा? आपने क्या किया, चॉकलेट लिया, आपने सबसे पहले वाले बच्चे को चॉकलेट दे दिया, सबसे पहले वाले बच्चे को चॉकलेट दे दिया।
अब दूसरी चॉकलेट भी इसी को देंगे, तो ये क्या करेगा, अब ये अपनी पहली वाली चॉकलेट दूसरे बच्चे को दे देगा, फिर आप अपनी पहली वाली चॉकलेट इसी को दे दिए, फिर ये इसको देगा, फिर ये तीसरे वाले बच्चे को देगा। तो इस तरीके से आपने केवल एक बच्चे को क्या किया, चॉकलेट देना स्टार्ट किया, और उस बच्चे ने पास करते हुए सारे बच्चों को चॉकलेट दे दी। मतलब वो 1 बाय 1 पास करेगा, वो दूसरे बच्चे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा। इस तरीके से क्लास में हर एक बच्चे को चॉकलेट मिल जाएगी। तो इसी तरीके से हीट, एक पार्टिकल गर्म होता है, फिर वो क्या करता है, अपनी हीट एनर्जी को दूसरे को देता है, फिर दूसरा वाला तीसरे को, तीसरा वाला चौथे को, और इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर होता है, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। इसी तरीके से अगर मैं कन्वेक्शन की बात करूं, कन्वेक्शन में सिस्टम हो गया कि चॉकलेट रखी है और हर एक बच्चा आए और अपनी चॉकलेट ले जाए, हर एक बच्चा आता है, चॉकलेट लेता है, ले जाता है। तो इस तरीके से भी पूरे क्लास में आपने चॉकलेट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो इसका मतलब हर एक पार्टिकल आएगा, हीट एनर्जी गेट करेगा, वापस चला जाएगा, दूसरा पार्टिकल आएगा, हीट एनर्जी गेट करेगा, वापस चला जाएगा। तो इस तरीके से होता है। तीसरा मेथड होता है रेडिएशन। अब यहाँ पर आपने किसी बच्चे को शेयर करने के लिए नहीं कहा, आपने एक बच्चे को नहीं दिया, वो बच्चा शेयर नहीं करना चाहता है, कोई बच्चा आना नहीं चाहता, तो आपने क्या किया, हर एक बच्चे तक डायरेक्टली चॉकलेट दे दी। आपने उठाया और चॉकलेट पहले बच्चे के पास दी, फिर डायरेक्टली दूसरे बच्चे को दी, फिर डायरेक्टली तीसरे बच्चे को दी, फिर डायरेक्टली चौथे बच्चे को दी। तो यहाँ पर कोई भी बच्चा किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, विदाउट द एनी मटेरियल मीडियम आपका चॉकलेट डायरेक्टली बच्चे तक पहुंच रही है, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हीट एनर्जी भी है। तो हीट कंडक्शन में शेयरिंग करता है, कन्वेक्शन में हर एक पार्टिकल आता है, हीट एनर्जी गेट करता है, चला जाता है, रेडिएशन में हीट डायरेक्टली हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक आती है विदाउट द एनी मीडियम। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग तीनों मोड ऑफ ट्रांसफर को समझते हैं। आगे देखते हैं बेटा। अब देखिएगा, रेडिएशन से एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग सोलर कुकर की बात करते हैं। ठीक है बेटा, किसकी बात करेंगे, सोलर कुकर की। अब ये सोलर कुकर का फंक्शन क्या है, कैसे, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिएगा, ये हमारे सोलर कुकर के फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। सोलर कुकर क्या है, सोलर कुकर मतलब सन की एनर्जी, यानी कि सन की हीट एनर्जी से हम खाना वाना बनाते हैं। ठीक है, और उसको उसके लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड सोलर कुकर। तो ये मान लीजिए यहाँ सन है, सन क्या करता है, यहां से रेडिएशन करता है अपनी सोलर एनर्जी को। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी को आगे की तरफ भेजता है, यानी कि अर्थ की तरफ भेजता है। अब हम सोलर कुकर को इस तरीके से रखते हैं ताकि सन डायरेक्टली आए। अब देखिएगा, सोलर कुकर का फंक्शन देखिएगा, ये एक सोलर कुकर होता है, नीचे एक बॉक्स है और ऊपर एक बॉक्स है। ऊपर वाले बॉक्स में यहाँ पर मिरर लगे होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है रिफ्लेक्टर प्लेन मिरर, ये मिरर लगे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसके ऊपर ग्लास लगा होता है, और ग्लास के अंदर हम कुकर वगैरह या फिर जो भी कुकिंग मटेरियल होता है वो हम ग्लास के अंदर रखते हैं। कहाँ रखते हैं बेटा, ग्लास के अंदर लगते हैं कुकिंग मटेरियल ज्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारे पास रिफ्लेक्टर होता है और यहाँ पर ग्लास सीट कवर होता है। ग्लास क्यों रखते हैं इसको भी मैं अभी बताऊंगा। और इसके अंदर का पोर्शन ज्यादातर हम ब्लैक कलर का करते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है इनर मेटल बॉक्स पेंटेड ब्लैक फ्रॉम इनसाइड। अब पेंटेड क्यों करते हैं ब्लैक, ब्लैक पेंट ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम ब्लैक करते हैं। लाइट यहाँ से यहाँ पर जो लाइट जा रही है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस इसमें चली जाएगी, इसलिए हम मिरर का यूज करते हैं। ग्लास सीट का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो लाइट रेज अंदर जाती हैं, ठीक है, फिर उनको बाहर आने में प्रॉब्लम होती है, इस वजह से हम ग्लास सीट का यूज करते हैं ताकि वो जल्दी बाहर ना निकल पाए, अंदर ही ज्यादातर रहे। अगर हम ग्लास नहीं लगाते हैं तो वो लाइट रे आएगी और चली जाएगी, लेकिन उस लाइट रे के अंदर ही रहे, यानी कि अंदर का टेम्परेचर कंटिन्यू इंक्रीज होता रहे, इसलिए आप ग्लास सीट लगाते हैं। बाकी ये हमारा वुडन बॉक्स हम लेते हैं ताकि हीट जो इसके अंदर जाए वो निकल के ट्रांसमिट होकर बाहर ना आए, इसलिए हम एक ऐसा मटेरियल लेते हैं जो कि हीट का बैड कंडक्टर होता है, जैसे कि वुड वगैरह इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए हम यहाँ वुड ले लेते हैं ताकि हीट बाहर जल्दी ना आ पाए। क्या आगे कह रहा है कंटेनर विद द फूड टू बी कुक्ड, इसके अंदर हम कंटेनर रखते हैं जिसमें अगर हमें खाना वाना पकाना होता है। अब देखिए होता क्या, यहां से लाइट आई तो कुछ लाइट डायरेक्टली यहां पर आती है, वो अंदर जाती है, कुछ लाइट मिरर पे आती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर, आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो रिफ्लेक्ट होकर अंदर चली जाएगी। तो हम अपने सोलर कुकर को इस तरीके से पोजीशन करते हैं कि वो लाइट रे अंदर जाए। ठीक है, इसको पर्टिकुलर हम किसी एंगल पे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो सारी की सारी लाइट रे अंदर गई। अब जब ग्लास के थ्रू पास होकर लाइट रे अंदर चली जाती हैं तो उन्हें बाहर आने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ग्लास को पास करना उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है वापस दोबारा,
ठीक है, तो बहुत कम लाइट रे वापस आती हैं, तो अंदर की हीट क्या होती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि अंदर का सरफेस भी ब्लैक है, तो अंदर की हीट कंटिन्यू राइज होती जाती है कंपैरिजन टू आउटर, तो बाहर के कंपैरिजन में अंदर की हीट ज्यादा बढ़ रही है। अच्छा, अब हमारे पास वुडन मटेरियल भी है, वुडन मटेरियल क्या करता है, अंदर की हीट को ट्रांसफर होने से रोकता भी है, तो अंदर की हीट और ज्यादा गेन होने लगती है, राइज होने लगती है, राइज होने लगती है। इसके बाद आपका जो भी मटेरियल कुक करने के लिए अंदर आप रखते हैं, वो हीट की वजह से धीरे धीरे कुक होना स्टार्ट होता है, और इस तरीके से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन इस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी खाना बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बना सकते हैं, जस्ट लाइक राइस, वेजिटेबल्स। अब आप सोचेंगे कि इस पे चपाती या रोटी बना ले, तो ये मुश्किल है, बट आप राइस, वेजिटेबल्स वगैरह ये सारी चीजें आप इसमें बना सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम हीट एक तरीके से हम यहाँ से एनर्जी को सेव कर सकते हैं इनका यूज करके। अगर हमारे पास टाइम है तो हमें इनका यूज करना चाहिए, जिससे कि हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। ओके बेटा, आगे बात करते हैं। देखिए कह रहा है वियर व्हाइट और लाइट कलर क्लॉथ इन समर एंड ब्लैक और डार्क कलर क्लॉथ इन विंटर। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने देखा होगा कि बहुत लोग गर्मियों के दिनों में, ठीक है, समर सीजन्स में लाइट कलर के कपड़े या व्हाइट कलर के कपड़े पहनना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। और डार्क कलर के कपड़े लोग ज्यादातर विंटर में पहनते हैं, ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं। अब देखिए होता क्या है बेटा, डार्क यानी कि ब्लैक कलर। अब जब समर सीजन आता है, समर सीजन का मतलब गर्मियों का दिन, तो अगर गर्मियों के दिनों में क्या होती है, हीट बहुत ज्यादा होती है, यानी कि गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, सन से एनर्जी बहुत ज्यादा आती है। तो जब आप व्हाइट कलर के क्लॉथ को वियर करते हैं, तो व्हाइट या लाइट कलर का क्लॉथ क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ज्यादातर, यानी कि वापस भेज देता है, यानी कि कम हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये एक अच्छा एब्जॉर्बर तो है नहीं, व्हाइट कलर के क्लॉथ या लाइट कलर के क्लॉथ हीट के अच्छे एब्जॉर्बर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मैक्सिमम लाइट या एनर्जी जो आ रही है, हीट एनर्जी, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और वो आपकी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है, जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज नहीं होता, आपको बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगती, लगेगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अगर आप सेम डेज में एक ब्लैक और एक व्हाइट कलर का कपड़ा पहनेंगे, तो आपको दोनों में कंपैरिजन दिखाई देगा कि आपको अपने ब्लैक कलर का कपड़ा जब पहना था तो आपको ज्यादा गर्मी लगेगी, और व्हाइट कलर के कपड़े में आपको कम गर्मी लगेगी। इसीलिए समर सीजन में मैक्सिमम लोग लाइट कलर के कपड़े, ठीक है, कौन से कपड़े बेटा, लाइट कलर के कपड़े पहनना ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या करती है, मैक्सिमम हीट को रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से उनके बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज नहीं होकर मेंटेन रहता है। बट अगर मैं बात करूं विंटर सीजन की, तो विंटर सीजन में क्या होता है, सर्दियां होती है। विंटर सीजन का मतलब सर्दी, तो सर्दी में हमें वैसे गर्मी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो हम डार्क कलर के, आपने देखा होगा जितने भी जैकेट्स वगैरह, अगर मैं जैकेट्स वगैरह या स्वेटर्स वगैरह की बात करूं, तो हमें ज्यादातर ये कैसे पहनने चाहिए, डार्क कलर के। तो जैकेट्स तो नॉर्मली ज्यादातर डार्क कलर आती है, आती तो लाइट कलर भी है, लोग पहनते हैं, बट हमें डार्क कलर ज्यादा वियर करना चाहिए। डार्क कलर क्या होता है, डार्क यानी कि ब्लैक कलर, ये हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, इट इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। तो ये हीट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है बेटा, और अगर हीट को एब्जॉर्ब करता है तो ये क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी ये गर्मियों के दिन में भी मेंटेन रख देगा, यानी कि हमें जितनी हीट एनर्जी चाहिए होती है ये इसको मेंटेन रखेगा, ठीक है। और वूलन क्लॉथ, हमें मालूम है कि वूलन क्लॉथ या जैकेट हमारे अंदर की हीट को बाहर जाने नहीं देते, और जब हम ब्लैक कलर का कपड़ा या डार्क कलर का कपड़ा पहनते तो वो कपड़ा भी बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर और अच्छा खासा हो जाता है, जिससे हमको सर्दियां नहीं लगती, ठीक है बेटा। और यही रीजन होता है गर्मियों में लाइट या व्हाइट कलर के कपड़े पहनने का, और सर्दियों में डार्क या ब्लैक कलर के कपड़े पहनने का, ठीक है बेटा। इस वजह से हमें ऐसे कपड़े वियर करने चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है कि तुम प्रूव कर सकते हो कि व्हाइट कलर हीट को कम एब्जॉर्ब करता है और डार्क कलर हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो इसका एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। मान लीजिए आपने एक थर्मामीटर ले लिया, दो, ये हमारे पास थर्मामीटर आता है, ये मान लीजिए थर्मामीटर आता है, यहां होता है बल्ब का पोर्शन। आपने क्या किया, एक बल्ब को ब्लैक कलर से कलर कर लिया, इसको क्या किया आपने बेटा, ब्लैक कलर से कलर कर लो, और इसको व्हाइट कलर से कलर कर लो, सिर्फ बल्ब को, ठीक है। अब इसको नॉर्मल
आप क्या कर दो, एटमॉस्फेयर में यानी कि धूप में रख दो। जब आप धूप में रखोगे तो देखोगे अब ये ब्लैक बॉडी होने की वजह से ये ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा और ये कम हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ये बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा चारों तरफ से, लेकिन ये कम हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब जब इसका टेम्परेचर ज्यादा राइज होगा तो इसमें जो मर्क्यूरी का एक्सपेंशन है वो ज्यादा होगा और इसमें मर्क्यूरी का एक्सपेंशन कम होगा। ठीक है, तो जब हमने चेक किया कि इसमें ज्यादा है इसमें कम है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्लैक बॉडी जो है, ये प्रूव हो गया कि ब्लैक बॉडी हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है और व्हाइट बॉडी हीट को कम एब्जॉर्ब करती है। इज दैट क्लियर बेटा? तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा। तो हम लोगों ने बात की बेटा दैट इज सिंपल रेडिएशन की। तो रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट का ट्रांसफर विदाउट एनी मटेरियल मीडियम होता है। यहां डायरेक्टली हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक ट्रांसफर होती है। इज दैट क्लियर? इसके बाद जो हीट एब्जॉर्ब होती है बॉडी के थ्रू उसे बोलते हैं रेडिएंट हीट। अब जो ब्लैक बॉडीज होती हैं वो हीट की अच्छी एब्जॉर्बर होती हैं, साथ ही साथ अच्छी रेडिएटर्स भी होती हैं। हीट का एब्जॉर्प्शन डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी हीट का एब्जॉर्प्शन उतना कम होगा, डिस्टेंस जितनी पास होगी हीट का एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। इसके बाद आता है सोलर कुकर का फंक्शन। हमने देखा कि सोलर कुकर एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। अब आप चाहें तो सोलर कुकर को बनाने के लिए ट्राई कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, बस थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है हमें। फिर हमने देखा व्हाइट कलर और ब्लैक कलर के कपड़े का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है बेटा, तो फिलहाल बेटा आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे। आगे की चीजें के लिए हम लोग कल देखते हैं कि कल के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही है और लगभग इस चैप्टर का लेक्चर एंड हो चुका है। ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो चुका है। अब आप लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बुक्स आपके स्कूल में प्रेफर्ड है उसकी एक्सरसाइज ट्राई करिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।